यादों का सिलसिला। यादों का सिलसिला, इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं मेकअप आर्टिस्ट अमित कच्छावा से। इनसे बातचीत कर रहे हैं जी श्याम। शाम रंग बुम्बरा आए हो किस बगिया से। ये है इस बातचीत का पहला भाग। श्रोताओं नमस्कार। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ विविध भारती के स्टूडियोज में एक कलाकार हैं, और वो कलाकार ऐसे हैं कि कलाकारों को तैयार करते हैं, उन्हें खूबसूरत बनाते हैं, उन्हें पर्दे के लिए दर्शनीय बनाते हैं। जो उनकी भूमिका है, जो उनका किरदार है, उस किरदार में कलाकारों को ढाल देते हैं। ऐसे कलाकार आज स्टूडियोज में है। सबसे पहले मैं अमित पूनमचंद कच्छावा जी का स्वागत करता हूं। श्याम जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक मेकअप आर्टिस्ट हैं और इनका जो अनुभव है फिल्मों का, फिल्मों में काम करने का, फिल्मों से जुड़े रहने का, वो काफ़ी पुराना है। लगभग 28-30 साल का इनका अनुभव है, और इस अनुभव के दौरान आप कई ऐसे कामों को कर चुके हैं जो फिल्मों में हमें दिखलाई तो देते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि ये काम किया किसने। तो ठीक है अमित जी, कुछ रहस्योद्घाटन भी होगा, कुछ आपसे संबंधित बातें भी होंगी, कुछ आपके अपने जो सपने रहे होंगे और जो आप अभी कर रहे हैं उसके बीच का जो अंतर है, उन पर भी हम कुछ बात करेंगे। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो मेकअप आर्टिस्ट का जो ये काम है, आपको इसने कैसे इंस्पायर किया? श्याम जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सबकी वजह से एक टेक्नीशियन को सेलिब्रिटी का रूप मिला, क्योंकि हम टेक्नीशियनों को कम क्या सर, मेरे यहाँ से ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिला ही नहीं जिससे कि हम टेक्नीशियनों को सेलिब्रिटी कहा जाए या फिर सेलिब्रिटी बने जाए। तो मेकअप एक आर्ट है ना। एक्चुअली मेकअप के बारे में शुरू करने से पहले क्या है, थोड़ा सा मुझे 85-86 से हम शुरुआत करना पड़ेगा। बिल्कुल करते हैं हम, क्योंकि 86-85 की बात होगी तब मैं पहली बार अपने मेरे पिताजी पूनमचंद कच्छावा जी, जो कि इस इंडस्ट्री के नामी प्रेस फोटोग्राफरों में से हैं, वाह, मतलब 15-20 साल से तो रिटायर हैं, वो आराम कर रहे हैं, क्योंकि हम 4 भाई हैं जी, जिसमें सबसे बड़े हैं हमारे रवि कच्छावा जी, सेकंड नंबर पे आते हैं पंकज कच्छावा जी, मैं आता हूँ थर्ड नंबर पे अमित कच्छावा, और मेरा एक छोटा भाई भी है चंदन कच्छावा। तो हमें ये पूरे 4 परिवार हैं और चारों जॉइंट फैमिली में आज भी मुंबई जैसे सिटी में रहते हैं। क्या बात है, बधाई हो आपको जी। तो हम बहुत छोटे थे, मेरा पहली बार मेरे पिताजी के साथ में शूटिंग पे जाना हुआ सर। बात होगी 85-86 की बात होगी सर जी। जब मैं पहली बार शूटिंग पे, हमारे फिल्म सिटी एक लोकेशन है यहाँ मुंबई में, जी हाँ, गोरेगांव में स्थित फिल्म है जिसे चित्रनगरी भी कहा जाता है, दादा साहेब फाल्के चित्रनगरी। तो फिल्म सिटी के अंदर एक टेम्पल बना हुआ है, जो टेम्पल बहुत सारी फिल्मों में आपने देखा होगा सर। वहाँ मतलब भगवान की मूर्तियां बदलती है, मंदिर वही रहता है, स्ट्रक्चर वही है, स्ट्रक्चर जो है। तो मैं भी बहुत छोटा सा ही था सर, 7-8 साल की बात होगी, उस उम्र में मैं रहा हूँगा। तो मैं पिताजी के साथ पहली बार शूटिंग देखने गया। तो मुझे याद है कि जब हम मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, गुलशन ग्रोवर जी सीढ़ियों से सामने से चलते हुए आते हैं, पिताजी के पैर छूते हैं, मेरी माताजी के पैर छूते हैं, मुझे गोद में उठाते हैं, वापस ऊपर तक मंदिर तक लेके जाते हैं, वहाँ बिठाते हैं। उस जमाने का जो फेमस कोल्ड ड्रिंक हुआ करता था, वो कोल्ड ड्रिंक मुझे पीने के लिए देते हैं, और फिर बोलते हैं पिताजी से कि दादा जरा शॉट दे के आते हैं। तो वो रिस्पेक्ट मैंने जब बचपन से देखी है ना सर, तब वहीं से ऐसा हो गया था कि यार कितनी रिस्पेक्ट है इस जगह में, इस ओहदे में, इस काम में, कि कोई आपके पिताजी को अगर इतनी रिस्पेक्ट दे तो आप सोचिए कि आपको क्या फील होगा उस टाइम में। तो ये दोनों चीज थी कि एक तो वो रिस्पेक्ट देखी तो सोचा कि चलो अभी मुझे भी यही रिस्पेक्ट हासिल करनी है जो हमारे पिताजी ने हासिल की है। काफी मतलब डैडी दिन भर फोटोग्राफी करते थे प्रेस की, और रात को वो जब घर आते थे तो हम डार्क रूम में, मैं खुद फोटोग्राफ बनाता था जी। तो डैडी बनाते थे, तो डैडी के साथ साथ हमने भी फोटोग्राफी वहीं सीख ली थी बनानी। वो ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना था सर, कलर हुआ नहीं करता था, तो डार्क रूम घर में ही बनाया हुआ था। तो जब तो वही डेवलप करते थे। जी जी, वो डेवलपमेंट का टैंक आता था, वो टैंक में रोल को, नेगेटिव की टाइम था सर, जी जी, डिजिटल था नहीं उस टाइम कुछ, उस नेगेटिव को टैंक में चढ़ाना, उसको डेवलपर में डाल के डेवलप करना, डेवलप करने के बाद नेगेटिव को सुखाना, सुखाने के बाद फिर उसको कटिंग करके फिर उसका प्रिंट बनाना,
वो मशीन आज भी मेरे पास है, वो घर में मेरे आज भी मशीन वाह। रखी हुई है, जिस मशीन पे पिताजी, मैंने, मेरे बड़े भाई रवि कच्छावा जी ने, पंकज कच्छावा जी ने, छोटे वाले चंदन ने थोड़ा कम काम किया क्योंकि उसके आने तक डिजिटल आ चुका था लाइन में। तो हमने सबने उस मशीन पे काम किया है सर। और हमने घर में डार्क रूम में रात रात भर जाग के फोटोग्राफ बनाई है। अमिताभ बच्चन जी की हो या उस जमाने के जितने भी सुपरस्टार थे, उन सब की फोटोग्राफ को हम रात को अपने हाथों से बनाते थे। क्योंकि पिताजी जो हैं ऑफिशियल जो है वो फोटोग्राफर थे, जी जी रजिस्टर्ड। जी, प्रेस फोटोग्राफर थे। और उस टाइम में मतलब प्रेस फोटोग्राफर भी फिल्म इंडस्ट्री के ज्यादा नहीं थे। मुझे जहाँ तक याद है पिताजी के मुंह से मैंने सुना है कि 52 फोटोग्राफर उस टाइम में हुआ करते थे प्रेस के अंदर। सिर्फ 52 फोटोग्राफर थे फिल्म इंडस्ट्री के, जो प्रेस फोटोग्राफर कहा जाते थे, जो फिल्म आर्टिस्टों की, प्रोड्यूसरों की पहले कैसे मुहूर्त हुआ करता था सर, अनाउंसमेंट हुआ करता था फिल्म का कि आज सुभाष घई ने अनाउंसमेंट किया है फिल्म का, वो शूटिंग कब शुरू करेंगे, बनेगी कब, बहुत प्रोसेस हुआ करता था सर। आज तो 40 दिन में सब कुछ हो जाता है। तो वो सब बनाते थे फिर जो उस वक्त के जो जी, लोकप्रिय फिल्म पत्रिकाएं थी, क्योंकि उनमें वो वही एक फोटोग्राफ जरिया छपते था थे। सर, था पब्लिक तक पहुंचने का या ऑडियंस तक पहुंचने का। क्योंकि ऑडियंस सिर्फ मैगजीन वगैरह, देखिए उस टाइम में सिर्फ दूरदर्शन चैनल हुआ करता था और आपका रेडियो हुआ करता था पब्लिक तक पहुंचने का। ये दो ही जरिया थे जिससे कि पब्लिक तक आर्टिस्ट, कलाकार, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सब पहुंच सकते थे। जी बिल्कुल। तो वहां से शुरुआत हुई मेरे लाइफ की। जी। तो मैंने भी उन्हें देखा, तो फिर मैं इंडस्ट्री में धीरे धीरे जाता था कभी कभार पिताजी के साथ। यहाँ तक के प्राण साहब के घर पे, जितेंद्र जी के घर पे उनके साथ में बैठ के खाना खाया है। वो खाने पे इनवाइट करते थे पिताजी को कि भाई बच्चों को लेके घर पे आइए, खाना खाया जाएगा। तो वो दौर देखा था सर हमने। क्या तो बात। ऐसे दौर देखने के बाद में सर कैसे ना लगे कि मुझे ये करना चाहिए। लेकिन आपने जो महारत हासिल की उस दौर में, वो फोटोग्राफी में की, और जो उसको डेवलप करना और वो पूरे माहौल को, और पिताजी का जो एक असर था वो भी आप पर आया होगा। इस पर हम बात करेंगे, जरूर करेंगे। लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं एक गीत की। हम चाहेंगे कि आप अपनी पसंद का कोई ऐसा गाना बताइए जो हमारे श्रोताओं को आप सुना सकें। सर बात हमने 85-86 से शुरुआत की है, तो मैं चाहूंगा कि उसी फिल्म का, वो फिल्म का नाम था सिंदूर। जी। इस फिल्म की शूट में मैं पहली बार गया था सर, और उसका गाना उस वक्त में बहुत हिट हुआ था। गाने के बोल थे पतझड़ सावन बसंत बहार एक बरस में सर ये मतलब उस जमाने का बहुत सुपर हिट गाना था सर। बिल्कुल, आज भी सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तो सुनवा दें अपने श्रोताओं जी को। प्लीज प्लीज। पतझड़ सावन
पतझड़ सावन बसंत बहार, पतझड़ सावन बसंत बहार, एक बरस के मौसम चार, मौसम चार, मौसम चार। पांचवा मौसम प्यार का इंतजार का, पांचवा मौसम प्यार का इंतजार का, पतझड़ सावन बसंत बहार। रंगों का मेला ये जग सारा, रंगों का मेला ये जग सारा, रंग बदलती जीवन धारा, रंग बदलती जीवन धारा। प्यार का रंग है सबसे प्यारा, प्यार का रंग है सबसे प्यारा, रंग बिरंगे रंग हजार, रंग हजार। पतझड़ सावन बसंत बहार, पतझड़ सावन बसंत बहार, एक बरस के मौसम चार, मौसम चार। पांचवा मौसम प्यार का इंतजार का, पांचवा मौसम प्यार का इंतजार का, पतझड़ सावन बसंत बहार, पतझड़ सावन। बेहतरीन गाना, और आपने गुनगुनाया भी बहुत प्यार से। और अब जो है फोटोग्राफी ने आपको पहले प्रभावित किया, उसमें आपने काम भी किया, फिर आप जो है इसी माहौल में बढ़ते चले आए और पूरा एक फिल्मी माहौल ही था। जिस तरह से आपने बताया कि आपके पिताजी की वजह से जो है आप तमाम फिल्मी हस्तियों से आपकी मेल मुलाकात होती थी, आप बच्चे थे उस समय, छोटे थे, तो उनके साथ में तो वो प्रभाव जो है वो किस हद तक आप तक आया और फिर उसने जो है आपको कैसे प्रेरित किया, किस दिशा में प्रेरित किया? सर वो जमाने की बात है जिस जमाने में सैटेलाइट चैनल नहीं हुआ करते थे। 1991 तक में जब पिताजी के साथ शूटिंग पे जाता था या शूटिंग पे, और काम इतना हुआ करता था उस जमाने में, जैसे कि मैंने बताया आपको 52 ओनली फोटोग्राफर, प्रेस फोटोग्राफर थे जो हमारी इंडस्ट्री को पब्लिक तक पहुंचाते थे। तो उनके साथ शूटिंग पे मैं अक्सर जाते रहता था, एज ए फोटोग्राफर भी जाने लगा। पिताजी ने कहा कि बेटा फोटोग्राफी करो, हालांकि मैंने कहा कि बेटा मेरे को फोटोग्राफी नहीं आती है, तो उन्होंने कहा कि भाई तेरे खून में फोटोग्राफी है, तुझे सीखने की जरूरत नहीं है। वाह, ये मेरे पिताजी के शब्द थे। उन्होंने कहा कैमरा उठा, शूटिंग पे जा, फोटोग्राफी कर। ये विश्वास था। मतलब मेरे पिताजी ही मेरे गुरु भी रहे। मेरे बड़े भैया रवि कच्छावा जिनका मैंने जिक्र किया, वो मेरे गुरु रहे। फोटोग्राफी क्यों सर, मैं पर्सनल लाइफ भी बहुत सारी चीजें उन्हीं को देख के सीखा हूँ, जाहिर है। इम्प्रेस होके एक पारिवारिक बंधन जो मैंने है उन आप लोगों चीजों में। को अपनाया है। तो जो फोटोग्राफी वगैरह करते थे तो बहुत अच्छी फोटोग्राफी। और उस टाइम में कैसे थे गुरु सर, ऐसे थे ना कि वो पूरा लाइटिंग का खेल होता था सर। अगर फोटोग्राफी आप देखें, लाइटिंग का पूरा खेल सर। परफेक्ट लाइट का नॉलेज होना आपको बहुत जरूरी है अच्छे फोटोग्राफर होने के लिए। जैसे अब उस टाइम में हम भी नए नए थे, हमें भी पता नहीं था, तो हम पूरा फोटोग्राफी कैमरे का जो सिस्टम होता है वो एक्सपोजर और शटर स्पीड, उस टाइम नेगेटिव का जमाना था सर जी, डिजिटल हुआ नहीं करता था कि आप स्क्रीन पे क्लिक करें और स्क्रीन पे देख लें अच्छी आई है खराब आई है, ऐसा कुछ था नहीं। जो बटन दब गया, जो छप गया वो छप गया, वो पूरा है अच्छा है, वो डेवलप होने के बाद पता चलेगा आपको। और रील भी लिमिटेड होते थे, 36 ही फ्रेम होते थे सर उसके अंदर।
36 एक रील के अंदर फोटोग्राफ आए, अगर दब गया वो खराब हुआ तो वेस्ट हो गया, अगर अच्छा आया तो अच्छा। तो एक्सपोजर और शटर स्पीड का सारा खेल है। उस टाइम आईएसओ वगैरह डिजिटल तो था नहीं कि उसके अंदर आईएसओ आ जावे। अगर आईएसओ बढ़ाना है तो आपको आईएसओ की रील लेनी पड़ती थी, 200 आईएसओ, 400 आईएसओ, 800 आईएसओ। अच्छा, ये आईएसओ क्या होता है? आईएसओ से क्या संबंध है? सर आईएसओ मतलब आपको लो लाइट के अंदर में भी थोड़ा सा आपको ब्राइटनेस, एक्सपोजर मिल जाता है और आपको शटर स्पीड मिल जाती है। जैसे लो लाइट के अंदर काम करना होता है तो आपको आईएसओ आपको बढ़ाना होता है। तो उस टाइम में आईएसओ डिजिटल तो था नहीं कि कैमरे में बढ़ा दिया जाए। आज तो डिजिटल है, आज आप कैमरे में आईएसओ बढ़ा सकते हो, शटर स्पीड लो कर सकते हो। लेकिन पहले कैमरे में ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, तो आपको रील आईएसओ वाली परचेस करनी पड़ती थी। अच्छा। तो इसमें नॉर्मल जो रील थी 200 आईएसओ की चलती थी। अच्छा। जो फैमिली वाले भी घूमने जाते थे तो, क्योंकि डे लाइट वगैरह में आईएसओ 200 इनफ होता है। बट जैसे हमारी शूटिंग की काम थी तो हमारा बहुत लो लाइट का काम था, बहुत डल लाइट हुआ करती थी, तो वहां पे तो 400 और 800 आईएसओ की भी रोल यूज करना पड़ता था, जो कि थोड़ी कॉस्टली आती थी, थोड़ी महंगी आती थी। तो आईएसओ से और एक्सपोजर और शटर स्पीड का मामला था। पिताजी मैं शूटिंग पे डे लाइट शूट कर रहा था, मैं आई थिंक कमाल अमरोही स्टूडियो है हमारे मुंबई में, जोगेश्वरी ईस्ट में, वहां पे मैं शूट कर रहा था। तो मुझे कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजन था, तो मैं पिताजी को पूछा कि भाई, क्योंकि उस टाइम में तो सर मोबाइल वगैरह तो हुआ नहीं करते थे, पीपी नंबर वगैरह वाला काम था। तो पिताजी से पूछा मैंने फोन पे कि भाई अपने भेज तो दिया शूटिंग पे, लेकिन मुझे यहाँ पे ये थोड़ा सा लाइट का समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने पूछा सूरज कहाँ है? जब तुम्हारे जो आर्टिस्ट जो कैरेक्टर तुम्हारे सामने खड़े हैं तो सूरज कहाँ है उस वक्त? एकदम सेंटर में है, थोड़ा 90 डिग्री पे है, 70 डिग्री पे है? तो मैंने उन्हें बताया कि भाई ये तकरीबन 1:30-2 बजे की बात थी। तो मैंने कहा सूरज एकदम टॉप पे है। भैया सूरज एकदम टॉप पे है? हाँ। तो बोले 250 की स्पीड लगा, 5-6 का एक्सपोजर लगा, फोटो खींच दे। तो ये था सर एक्सपीरियंस। ये होता है लाइट का, कि सूरज की लाइट कहाँ पे है, उसके अकॉर्डिंग उन्हें पता होता है कि एक्सपोजर क्या रखना है और शटर स्पीड क्या रखना है। जनरली हम देखते हैं सामान्य रूप से कि अगर सिर के ऊपर सूरज है और प्रकाश ऊपर से आ रहा है तो यहाँ आई शेडोज जो हैं। हाँ, लेकिन उसके लिए कैसे होते हैं, जब डीओपी कैमरामैन वगैरह जो लाइटिंग करते हैं ना, तो उनको नीचे से थर्माकोल पकड़ते हैं। अच्छा। उस जमाने में थर्माकोल का समय था रिफ्लेक्शन के लिए। तो जब रिफ्लेक्टर देते हैं, या तो हम दूर से रिफ्लेक्टर मारते थे, जो सिल्वर पेपर आता है जी, जी। वो एक प्लाई पे लगा के, उस टाइम में रिफ्लेक्टर का जमाना था। तो या तो रिफ्लेक्टर देते हैं या नीचे से थर्माकोल देते हैं। अच्छा। तो थर्माकोल और रिफ्लेक्टर जो है वो उस शेडो को खत्म कर देता है। जो हमारे टॉप के सन पे से जो आइस के नीचे जो शेडो आती है, पलकों की शेडो होती है, हमारे नोज की शेडो होती जी है, जी जी जी। उनको सबको कम कर देता है नीचे से दिया हुआ थर्माकोल। इस वजह से जो है वो सिल्वर जो है, सिल्वर कलर के हम रिफ्लेक्टर देते हैं Reflectors, और इधर से जो नीचे है- से एक थर्माकोल पकड़ते हैं, ताकि वो थर्माकोल की लाइट बाउंस होती है, और वो भी हल्के हल्के उसमें बहुत हल्की बाउंस होती है कि वो शेडो को कम कर देती है। और वो जो सिल्वर जो रहता है रिफ्लेक्टर, उसमें तो काफी लाइट आती होगी, वो किस? वो बहुत कड़क होती है सर। पहले की लाइट बहुत स्ट्रांग हुआ करती थी पहले। मतलब अगर आप डीओपी कैमरामैन की अगर बात करें तो वो लोग एचएमआई, मल्टी, बेबी, सोलर, इस तरह की लाइटें यूज करते थे। तो वो अच्छा। बहुत हार्ड होती थी। मतलब पहले एक्टिंग करना इतना आसान नहीं था सर एक्टरों के लिए, क्योंकि उस लाइटिंग के अंदर आंखें नहीं खुलती थी सर। क्योंकि अगर आप एक सूरज की डे लाइट की अगर हम बात करें, एक सूर्य की रोशनी समझ लीजिए, सूरज की रोशनी कितनी तेज होगी, और उसको दबाने के लिए उनके चेहरे पे कितना हार्ड रिफ्लेक्टर देना पड़ता होगा। तो आर्टिस्ट के लिए बड़ा मुश्किल होता था अपनी आंखें खोल के रख के एक्टिंग करना, फिर अभिनय भी करना है। वाह। अपना परफॉर्मेंस देना, अपना अभिनय करना बहुत मुश्किल होता था उन आइटों के साथ। आज तो बहुत आसान हो गया सर। आज तो जब- वो आपने किया है? हाँ सर, उस जमाने में उस तरह से काम करते थे। अब स्टिल फोटोग्राफर का काम है। फिर मेरी जो माताजी थी गुलाब देवी कच्छावा जी, उन्हें पसंद नहीं था कि मैं मेकअप करूं। कब कहाँ से आ गया यहाँ पर? नहीं, मैं ये जब कह रहा आप था कि फोटोग्राफी जब कर मैं रहे थे। फोटोग्राफी कर रहा था ना, जी जी जी। तो मैं फोटोग्राफी करते करते साथ साथ में मैं मेकअप की तरफ अट्रैक्ट होने लगा। मुझे अच्छा, लगने रुझान लगा, आपका मेकअप की ओर गया था? हाँ, क्योंकि मैं सेट पे जब शूटिंग पे जाता था तो मुझे लगता था यार ये कौन इंसान है कि जो इनको तैयार करता है, जो इनके साथ में रहता है, जिनको इतनी इज्जत मिलती है, जिनके लोग पैर छूते हैं। मतलब मैंने देखा कि बहुत छोटी उम्र के मेकअप आर्टिस्ट, और आर्टिस्ट की उम्र, एक्टर की उम्र तकरीबन 40 साल, 50 साल, 60 साल के, लेकिन वो भी उसके पैर छू रहे हैं 20 साल के लड़के के। तो मैंने कहा यार ये कौन सा डिपार्टमेंट है, ये क्या चीज है अच्छा। कि इतने बड़े बड़े लोग इनकी पैर, क्योंकि हमारे जमाने में पैर छूना मतलब बहुत बड़ी रिस्पेक्ट थी सर। बिल्कुल। अगर आपका कोई पैर छूता है तो मतलब आप या तो गुरु के छूते हैं, या अपने पिता के छूते हैं, या अपने बड़ों के पैर छू के आपको इज्जत मिलती।
बिल्कुल। तो मैंने उन्हें पैर छूते हुए देखता था सेट पे, तो मुझे फोटोग्राफी से ज्यादा उसमें इंटरेस्ट होता था कि किसको कितनी रिस्पेक्ट मिल रही है। तो पता नहीं, फिर मेरी माताजी को थोड़ा सा अजीब लगता था, ये मेकअप आर्टिस्ट क्या काम होता है, ये क्या काम है। मतलब उस जमाने में मेकअप आर्टिस्ट बोले तो काम बहुत थोड़ा सा इस तरह से माना जाता है, अरे ये थोड़ी कोई काम होता है, मेकअप आर्टिस्ट क्या काम होता है। हमारी माताजी ने कहा नहीं नहीं, फोटोग्राफी बहुत अच्छा काम है, वही करो। हमने कहा माताजी ठीक है, लेकिन हमें उसमें ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि फोटोग्राफी देखो बचपन से हमने देखी है, बचपन से हमें पता था फोटोग्राफी का, तो फोटोग्राफी तो हमें आती थी। जैसे कि हमारे पिताजी ने भी कहा तुम्हारे खून में है फोटोग्राफी, फोटोग्राफी सीखने की जरूरत नहीं है। हमारे चाचा जी जो हैं ओम प्रकाश जी कच्छावा, जो पापा के छोटे भाई हैं, वो भी फोटोग्राफर। मेरा कजन है गणेश कच्छावा, चाचा जी का लड़का, वो भी फोटोग्राफर। तो फोटोग्राफी तो हमारे खानदान में है सर, ऐसा था। तो फोटोग्राफी, लेकिन मुझे पता नहीं फोटोग्राफी में थोड़ा सा रुचि कम हुआ करती थी। शायद मैंने बचपन से वो फोटोग्राफी देखी है इसलिए रुचि कम हो गई, या इनकी रिस्पेक्ट बहुत थी मेकअप आर्टिस्ट की। अगर इंसान कोई आपके पैर छूता है सर, तो उससे बड़ी रिस्पेक्ट आपके लिए क्या हो सकती है। जो सिर्फ पैर छूता है कोई कलाकार, इस वजह से आपका रुझान हुआ कि कोई और भी कारण थे उसमें? नहीं, रुझान यही था कि बहुत रिस्पेक्टफुल काम था सर। रिस्पेक्टफुल काम है ये, इस काम को करना और चाहिए। क्योंकि देखो मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि जो बड़े बड़े लोग रिस्पेक्ट करते हैं, अपनी पिताजी की जिसने रिस्पेक्ट देखी, गुलशन ग्रोवर जी जैसे उस टाइम के सुपरस्टार थे सर, वो आज भी सुपरस्टार हैं, उनको अगर मैं अपने पिताजी के पैर छूते देखूं तो कितनी रिस्पेक्ट वाली इंडस्ट्री है सर ये। वो तो है, और वो उस समय का संस्कार है जी। जो तो मैंने उनका वो अपना संस्कार है। वो फोटोग्राफी का काम सीखते सीखते मैंने मेकअप, माताजी को भी कहा कि माताजी मैं मेकअप का करना चाहता हूँ। फिर मानी फिर माताजी तो आज भी नहीं मानती लेकिन ठीक है, आपने अच्छा काम करके नहीं दिखाया माता। नहीं माताजी काम से खुश हैं कि चलो लोग जानने लगे आज, लेकिन वही है कि उन्हें कहीं ना कहीं देखो, आज पुरानी सोच के देखें तो थोड़ा सा मेकअप को उस जमाने में पिताजी भी क्या करते थे, स्टिल फोटोग्राफर का कॉल टाइम सेट पे होता था हमेशा आधे घंटे बाद, क्योंकि हमारी शूटिंग शुरू होती थी। तो मेकअप आर्टिस्ट को जाना है हाफ एन आवर पहले, सपोज टू बी अगर आपका 8:30 बजे का 9 का शिफ्ट है, तो मेकअप आर्टिस्ट को 8:30 बजे वहां पहुंचना है, क्योंकि वो अपना सामान मेकअप आर्टिस्ट लगाएगा, तैयारी करेगा और करेगा, फिर वो मेकअप करेगा, फिर कैमरामैन वगैरह आएंगे, वो अपनी लाइटिंग वाइटिंग करेंगे और करेंगे, फिर रिहर्सल करेंगे, फिर पहला शॉट शुरू होगा, उसके बाद स्टिल फोटोग्राफर का काम शुरू होता है सर। तो वो आता है आधा घंटा 1 घंटा लेट। अच्छा। तो वो स्टिल फोटोग्राफर अगर 9 बजे भी आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब तक शॉट रेडी नहीं होगा तब तक वो आके करेंगे क्या। लास्ट सीन के मास्टर शॉट वगैरह ले लिए तो उसके बाद स्टिल फोटोग्राफर चला भी जाता है कि अब तो सीन के मास्टर हो गए, पूरे दिन हो गए, तो 1 घंटा पहले चले भी जाते हैं। तो पिताजी भी समझाते थे देख कितना अच्छा काम, 1 घंटे बाद में जाओ, लेट जाओ और 1 घंटे पहले निकल जाओ और अपना अच्छा और काम तू कौन सा काम कर रहा है, तेरे को आधे घंटे पहले जाना पड़ेगा, और मेकअप के बाद, मेकअप उतारने के बाद, सबके निकलने के बाद तू निकलेगा। हाँ, मेकअप उतारना भी तो होगा ना। तो इससे अच्छा ये काम बहुत बढ़िया है, यही कर। पर तो आपने पता माने। नहीं सर, मुझे वो उसमें रुचि नहीं रही। तो फिर मैं पिताजी से एक दिन कहा कि पापा मेरे को मेकअप का काम भी सीखना। क्या उम्र रही होगी उस समय आपकी? उस टाइम मेरी उम्र रही होगी सर 14 से 15 साल की। पिताजी ने कहा ठीक है, क्योंकि हमारे पिताजी ने हमें कभी किसी चीज के लिए रोका नहीं सर, किसी तरह से किसी चीज का प्रेशर हमारे ऊपर दिया नहीं। पढ़ाई करनी है नहीं करनी कोई बात नहीं, काम करना है काम करो, जो करना है करो तुम्हारी लाइफ में। तो फिर मैंने टाइम में शरीफ भाई करके हमारे एक मेकअप आर्टिस्ट हुआ करते थे जी। पिताजी मुझे लेके गए, बोले शरीफ भाई हाँ ये मेरा बेटा है, आपकी तरह मेकअप आर्टिस्ट बनना है तो देखो। तो वो मेरे पहले गुरु थे। शरीफ भाई के साथ में मैंने एज ए मेकअप आर्टिस्ट काम करना शुरू किया। उस दरमियान कौन कौन सी फिल्में आपने? उस दौरान में फिल्में भी काफी थी। फिर मैं शरीफ भाई से जब मैं सीखना शुरू किया था, तभी अशोक शेखर हमारे प्रोड्यूसर हुआ करते थे, उनके नमस्कार वगैरह स्टेप के काफी 6 महीना साल भर जो फिल्में मैंने उनके साथ में की वो मार्केट में रिलीज ही नहीं हुई। इस तरह की फिल्में थी कुछ, क्योंकि उस तरह के प्रोड्यूसर भी हुआ करते थे जो अपने बच्चों को हीरो बना देते थे, कहीं से पैसा आ गया। आपको अनुभव मिल रहा था? मुझे अनुभव मिल रहा था, मुझे एक्सपीरियंस मिल रहा था, मुझे प्रैक्टिकली सीखने मिल रहा था, मुझे मौका मिल रहा था कि मैं मेकअप करूं। तो ऐसे करते करते मैंने मेकअप सीखा। फिर मैंने शरीफ भाई के साथ में किया, उसके बाद मैंने सलीम भाई के साथ में काम किया। फिर मैंने सलीम भाई जो है वो उस टाइम के काफी फेमस मेकअप आर्टिस्ट थे, तो उनके साथ में मैंने एक फिल्म थी गैमलर। गैमलर गाना कुछ दिन लोकप्रिय भी हुआ था। जी हाँ, गैमलर का गाना भी लोकप्रिय हुआ था। गैमलर में मैंने उनके साथ कुछ दिन असिस्टेंट में काम किया। फिर उन्हीं की एक फिल्म थी कृष्णा, सुनील शेट्टी की, उसका भी एक गाना बहुत पॉपुलर था, झांझरिया उसकी झनक गई। वो फिल्म मैंने उनके सलीम भाई के साथ की एज ए असिस्टेंट। मुकेश दुग्गल जी की फिल्म थी खिलौना,
अंदाज़ मस्ताना, तो ये सारी फिल्में मैंने सलीम सर के साथ में ज्वाइन करके काफ़ी टाइम तक की। तो करते 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 काफ़ी एक्सपीरियंस आते गया। मतलब आप उन्हें असिस्ट करते थे या आपको वो पूरा काम करने के एक्टर्स के ऊपर नहीं नहीं, देते मैं थे? उन्हें असिस्ट नहीं करता था, पूरे काम का कॉन्ट्रैक्ट तो वही लेते थे, लेकिन वो खुद सेट पे नहीं हुआ करते थे। जहाँ बहुत ज़रूरत होती है कि नहीं यहाँ पे मुझे कुछ इफेक्ट बनाना है, जैसे कैसे पहले हमारे पास में प्रोस्थेटिक्स मेकअप करके कोई डिपार्टमेंट नहीं हुआ करता था। अच्छा, मैं पूछने ही वाला था। मेकअप के अंदर अलग अलग चीजें हैं सर। जी जी। तो ये एक पार्ट प्रोस्थेटिक्स मेकअप का भी है, जो कि एक अलग तरह का मेकअप होता है। जैसे कि किसी को आज तो मतलब गोली का निशान देना, सेंटर में गोली लग गई, वो भी प्रोस्थेटिक्स माना जाता है। पर उस टाइम ये सब प्रोस्थेटिक्स से मेकअप में नहीं आता था। जो मेकअप आर्टिस्ट है वही ये सब काम करता था। तो मुझे याद है कि कृष्णा फिल्म की शूट के दौरान में भी एक इफेक्ट देना था कि सुनील शेट्टी जी एक जन को चाकू मारते हैं हाथ में, अच्छा, और वो चाकू हाथ में आरम पार निकल जाता है। सलीम भाई थे तो सेट पे मुझे छोड़ गए थे, बोले बेटा तू कर लेगा। मुझे याद है सर, उस दिन मैंने नॉन स्टॉप 4 दिन शूटिंग की थी सर, अच्छा। बिना नहाए बिना कपड़े बदले। तो इतना क्रेज था मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनने का। तो फिर वो आपने वो कट का निशान वहां बनाया? हाँ, उस चौथा दिन था, उस पार्किंग में शूटिंग होती थी वर्ली में। फिर आदर्श नगर में, अगर को पता हो, जहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री के ज्यादातर ऑफिस हैं, यशराज जी के भी ऑफिस हैं, फिर बालाजी वगैरह सारे ऑफिस उसी पे हैं। वहाँ पे एक बिल्डिंग है, उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा था। उस कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में शूट था कि वो सुनील शेट्टी अपने जीजा जी को वहां से ऊपर से फेंक देते हैं, मार देते हैं। तो नाइट में मैं वो शूट करता था, दिन में महबूब स्टूडियो में वो सॉन्ग चल रहा था करिश्मा जी का झांझरिया। तो दिन में मैं वहाँ उस शूट पे जाता था, फिर वहां से वापस पैकअप करके यहाँ आता था। तो ऐसे करके मैं नॉन स्टॉप शूट कर रहा था सर 4 दिन। अच्छा। और 4 दिन के बाद में मुझे ये पता गया, तो मुझे उस टाइम में थोड़ा सा एक्सपीरियंस कम था, तो मैं बोला यार ये कैसे बना। तो उस जमाने में क्या लेटेक्स और सिलिकॉन जैसे प्रोडक्ट जो थे वो बहुत कम यूज हुआ करते थे, या ना के बराबर ही थे। तो वो कॉटन से ही हमको ज्यादातर इफेक्ट बनाने होते थे। तो मैंने अपने कॉटन से इफेक्ट बनाने के लिए बैठ गया कि भाई ये सुनील शेट्टी जी चाकू मारने वाले हैं, ये आर पार दिखाना है, तो मुझे ये इफेक्ट तैयार करना है। तो मैं वो इफेक्ट तैयार कर रहा हूँ सर। कॉटन लिया, बहुत सारा कॉटन को मैंने बनाया, उसको बीच में से कट दिया। कट देके मैंने कहा यहाँ आधा टुकड़ा चाकू का चिपक जाएगा, और पीछे सेम इफेक्ट बनाऊंगा तो आधा चाकू का टुकड़ा यहाँ चिपक जाएगा, जिससे ये समझ तो में आएगा ये कि वो समझ में आर-पार। आएगा कि ये आर पार होगी। तो मैंने काफी देर के बाद में ये सारी चीजें रेडी की। सलीम भाई को कहीं ना कहीं पता था कि ये चीज बनानी है सेट। डिनर ब्रेक हुआ, नाइट का शूट था। डिनर ब्रेक के बाद में उन्होंने कहा कि भाई चलो, वो डायरेक्शन टीम आई, बोले मैं कहता था हाँ वो चाकू बनाना है। हाँ, मैंने कहा रेडी है, बनाता हूँ, क्योंकि मैंने वो रुई से इतना सब कुछ बनाया था। तो वहाँ सलीम भाई आते हैं, बोले क्या हुआ। बोले सलीम भाई वो ऐसा ऐसा वो चाकू का आरम पार का बनाना था। हाँ, तो क्या किया। बोला सर ये बनाया मैंने कॉटन से, देखिए इफेक्ट है। बोले बेटा बहुत अच्छा बनाया, वेरी गुड, तो इसको रख दे। चल, वो जिस फाइटर को ये इफेक्ट देना था उसको बुलाया, बोले इधर आओ, हाँ लाओ हाथ रखो इधर। तो उन्होंने चलते चलते ना, वहाँ पे कैमरा अटेंडेंट जो हुआ करते थे ना, उनके पास एक ग्लू हुआ करती थी। जी, तो उस जी। ग्लू को कैसे हम इसको जितना ऐसे से मसलेंगे ना, वो गर्म होके नरम हो जाती थी। अच्छा, तो उससे फिल्टर चिपकाया जाता था कैमरे के आगे। अच्छा। उस जमाने में कैमरे के आगे, लेंस के आगे कोई फिल्टर या सेफ्टी ग्लास चिपकाना है तो उस ग्लू को गर्म करते थे, वो नरम हो जाती थी, सॉफ्ट। तो उससे वो ग्लास को लगा के फिर वो उसके आगे फिल्टर चिपकाया करते थे। तो वो ग्लू उन्होंने ऐसे ऐसे करते करते, बातचीत करते करते, चल चल किसका लगाना है, फट लेके चल। वहां लेके गए, बोले अच्छा ठीक है। बोले तुम्हारे अलावा इधर हाथ लाओ। तो उन्होंने चलते चलते बात करते करते उस ग्लू को गर्म कर दिया। गर्म करके उसके हाथ में दोनों तरफ चिपका दिया, अंदर और बाहर की तरफ। और उसी को ग्लू थी और वो चिपकने वाली थी, तो वहां कुछ गम लगाने की जरूरत नहीं थी। जो नकली चाकू था, आधा टूटा हुआ इधर चिपका दिया, आधा टूटा हुआ उधर चिपका दिया। बेटा ब्लड डाल, हो गया। ओ शिट, मैंने कहा यार, मतलब मैं इसको 2 घंटे से रेडी कर रहा था। तो ये एक्सपीरियंस सर, क्या तो बात। मैं बोला ये सलीम भाई का एक्सपीरियंस था। तो मैंने कहा यार ये चीज मतलब, तो ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस लेके सर हम चीजें सीखते गए, आगे बढ़ते गए। आगे बढ़ते गए, आगे समझ तो में हम आता अभी गया। पीछे चलते हैं फिर से। कृष्णा जी झांझरिया, हमने कई बार इस गाने का जिक्र सुना है, तो क्यों ना ये गाना जो है जी जी, हम प्लीज, अपने प्लीज, श्रोताओं को सुनवा दें। प्लीज सर।
अमित कच्छावा जी, एक बार फिर स्वागत है आपका विविध भारती के इस विशेष कार्यक्रम में, जिसमें हम बातचीत कर रहे हैं आपके अनुभव की, आपके काम की, आपके सपनों की, और वो जो सपनों की दुनिया है, पर्दे के पीछे की जो दुनिया है उसकी। आपने बहुत एक ऐसी जानकारी दी जो सामान्य रूप से हम देखते हैं, प्रोस्थेटिक जो मेकअप होता है वो अलग होता है, लेकिन चेहरे का मेकअप जो है वो अलग होता है, जो हमें करना होता है लाइट्स के हिसाब से, जो आप करते रहे। ये आपके लिए एक नया अनुभव था कि आप कैसे एक चाकू को पूरा हथेली के पार दिखाएं, तो आपने बनाया भी, लेकिन आपको जो आपके गुरु ने जो गुरु उस वक्त दिया, आज के दौर में तो बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं जहां से हम इस तरह की जानकारियां हासिल कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, ये सब सिखाते हैं, और काफ़ी अनुभव भी हो गया इतने वर्षों में। वो शुरुआती दौर था, तो उस समय आपने ये हासिल किया। फिर इस तरह का ही कोई और आपने इनोवेटिव तरीके से उसे इस्तेमाल किया हो, या फिर जो फेस मेकअप करते हैं उसमें खास किस बात का ध्यान देते हैं आप? हीरो हीरोइन कैरेक्टर्स बहुत सारे रहते हैं अलग अलग, तो मेकअप में और ये बाकी दूसरी चीजें भी शामिल होती हैं क्या? सिर्फ चेहरे पर क्या लगाना होता है ऐसा जिससे कि वो स्क्रीन पर अच्छे दिखें या बराबर दिखें? नहीं श्याम जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। लोगों को एक्चुअली मेकअप कहें तो आजकल मतलब मैंने क्लासेस भी शुरू की है मेकअप की, काफ़ी लोगों को मेकअप सिखा भी रहा हूँ मैं, और उस टाइम भी काफ़ी लोगों को मैं मेकअप सिखा चुका था। अपना एक्सपीरियंस बहुत लोगों के साथ मैं शेयर करते आया हूँ, और मैंने इंडस्ट्री में बहुत मेकअप आर्टिस्ट बना दिए हैं, जिसमें से मेरा सबसे फेवरेट अगर कहूँ तो विजय धामने करके एक है, जो यहीं मुंबई में कांदिवली चारकोप में रहते हैं, और आज बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। वो मेरे सबसे फेवरेट असिस्टेंट रहे हैं मेरे, जिनको मैंने सिखाया। ऐसा लगता है सर वो दुनिया के जिस भी कोने में होते हैं, हर गुरु पूर्णिमा के दिन मुझे उनका फ़ोन आना ही आना है। अगर उन्हें पता होता है या वो खुद भी मुंबई में है और मैं भी मुंबई में हूँ, तो वो डेफिनेटली मुझसे मिले बगैर गुरु पूर्णिमा को नहीं रह सकते। तो काफ़ी चीज़ें हैं मेकअप में सीखने के लिए। ऐसा नहीं है कि मेकअप की कोई स्टेबिलिटी है सर, मैं खुद आज भी सीख रहा हूँ। मैं मेकअप ही नहीं सर, कला की बात करूँ, अगर आर्ट की बात करूँ तो हर आर्ट एक ऐसा है, उसकी कोई लिमिट नहीं है सर। आपकी उम्र की लिमिट है, आपकी एज की लिमिट है, आप खत्म हो सकते हो, लेकिन कला किसी भी क्षेत्र की खत्म नहीं होती सर। आप उसमें लाइफ टाइम तक सीख सकते हो। और कोई कलाकार अगर ये कह दे कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ, तो ऐसा हो ही नहीं सकता सर, क्योंकि कलाकार कभी परफेक्ट होते ही नहीं सर। हर दिन, और हमारे कॉस्मेटिक फील्ड में तो सर इतनी प्रोग्रेस हुई है, इतनी प्रोग्रेस हुई है, किसी इंडस्ट्री में इतनी प्रोग्रेस नहीं हुई जितनी कॉस्मेटिक ने की है सर। हर दिन एक नई प्रोडक्ट, हर दिन अपना एक नई कंपनी, हर दिन एक नई प्रोजेक्ट, और इतना आसान हो गया सर। मैंने बताया ना आपको कि मुझे कॉटन से और उस तरह से इफेक्ट देना पड़ता था, आज लेटेक्स है, आज सिलिकॉन है। सिलिकॉन से आप अच्छे से अच्छे इफेक्ट दे सकते हो। गोली मारने का सीक्वेंस होता है, गोली मारने का भी सीक्वेंस उस टाइम ऐसा ही था कि रुई बनाई जाती थी, रुई से बीच में छेद किया जाता था, उसके बाद उसे चिपका के फिर उसको दिया पड़ता था। फिर वो भी हमारे एक्सपीरियंस के साथ में बहुत आसान हो गया। हमने एक कोल्ड क्रीम यूज करते थे हम मेकअप उतारने के लिए, जिसे कंपनी का नाम तो मुझे नहीं पता कि ऑनलाइन बोलना चाहिए कि नहीं। कोल्ड क्रीम को हम यूज करते थे मेकअप रिमूव करने के लिए। अच्छा, तो वो बड़ा आसान इफेक्ट बनाना हो गया हमारे लिए कि हमने उस कोल्ड क्रीम को निकाली, जहां इफेक्ट बनाना है वहां रखी, बीच में छेद कर दिया, उस पर ब्लड डाल दिया, हो गया। तो ऐसे ऐसे लाइव एक्सपीरियंस मुझे रहे ना कि चीजों को आसान कैसे बनाना। तो हमारे गुरु ऐसे ऐसे रहे कि जिन्होंने हमें चीजें आसान बनानी सिखाई, और आपने अपने अनुभव से भी फिर उसे हासिल किया? उसे अनुभव से हमने उसको प्रैक्टिकल में भी किया, और प्रैक्टिकल अनुभव भी किया कि नहीं यार ये इफेक्ट बनता है। और उसका प्रभाव जब आप देखते हैं तो कैसा लगता है आपको? स्वयं कैसा लगा होगा उस समय? सर मुझे खुद को हैरानी हुई। स्क्रीन मैंने पर? कहा कि हाँ। वो डेफिनेटली मुझे शौक लगा कि भाई मतलब मुझे नहीं मालूम था कि इतना आसान हो सकता है ये काम। जैसे आज के आपको तैरना नहीं आता, क्यों? क्योंकि आप स्विमिंग पूल में कूद नहीं रहे। सही है। जिस दिन आप स्विमिंग पूल में कूद जाएंगे, जिस दिन आप तैरना सीख जाएंगे, आपको ड्राइविंग नहीं आती क्योंकि आप ड्राइविंग सीट पे बैठ नहीं रहे। बिल्कुल सही। जिस दिन आप ड्राइविंग सीट पे बैठ जाएंगे, आपको ड्राइविंग आ जाएगी, उस दिन आप गाड़ी हवाई जहाज से तेज उड़ाएंगे सर। तब आपको बड़ा आसान लगेगा, अरे यार ये तो इतना ईजी है। चीजों को आना भी मतलब समझना भी एक आसान नहीं है। आपको रुचि है तो आप 100% सीख जाएंगे। आपको अगर रुचि नहीं है तो कोई जबरदस्ती मार पीट के आपको सिखा नहीं सकता सर। तो इसी तरह से हर चीज का है। पहले मैंने बताया आपको प्रोस्थेटिक्स मेकअप अलग नहीं हुआ करता था। आज मतलब एक छोटा सा चोट का निशान भी देना है तो उसके लिए प्रोस्थेटिक्स मेकअप आर्टिस्ट अलग से आएगा, उसके पैसे अलग से लगेंगे। अच्छा, तो क्यों ना ये गाना जो है जी जी हम अपने श्रोताओं को सुनवा दें? प्लीज सर।
सज गई रे, सजना के लिए मैं तो सज गई रे, सजना के लिए मैं तो सज गई रे, सजना के लिए मैं तो सज गई रे, सजना के लिए। मैं ये पूछ रहा था कि जो मेकअप हम सामान्य रूप से बोलते हैं कि चेहरे को ऐसा बनाना कि अच्छा सुंदर नजर आए, वो सामान्य जनजीवन में मेकअप जो है आदमी कम करता है जी जी, वही अच्छी और बात जो ठीक है कह महिलाएं रहे करती हैं, 100% लड़कियां करती हैं, 100%। तो ये सामान्य मेकअप है जो शादी ब्याह और पार्टियों में हमें देखने को मिलता है। लड़के जो हैं वो पाउडर वगैरह लगाते हैं, ये इतना है ठीक, लेकिन यही मेकअप जब आप स्क्रीन के लिए करते हैं, दोनों के लिए क्या कुछ अलग करते हैं आप, या उसे करते कैसे हैं? जी, एक्चुअली ये हमें मे- समझ में नहीं आता है, मेकअप का और लाइट का सर चोली दामन का साथ है। जो आपने बताया जी। मेकअप आर्टिस्ट को लाइट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर उसे लाइट का नॉलेज नहीं है, वो परफेक्ट मेकअप, जैसे अब हम मेकअप सिखाते भी है ना, तो उसके अंदर हम लोग एक कलर व्हील की टेक्निक सिखाते हैं। हाँ, ये कलर व्हील, ठीक है, कलर व्हील की टेक्निक होती है जिसके अंदर हम बताते हैं कि वार्म टोन क्या होता है, कूल टोन क्या होता है ना। तो वो वार्म टोन और कूल टोन का ध्यान रखना पड़ता है सर। और वार्म टोन जो होता है वो हमारे इंडियन स्किन ज्यादातर वार्म टोन की ही पाई जाती है, क्योंकि वार्म मतलब गर्म। अच्छा जी। तो हम जैसे क्लास में मैं मेकअप में भी सिखाता हूँ, तो मेकअप में भी मैं उन्हें नॉलेज देता हूँ कि मैं पहले वार्म टोन कूल टोन क्या होता है इसे समझने की कोशिश करते हैं, लाइट क्या होती है उसे समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि पहले जब मेकअप हुआ करता था, जिस टाइम एलईडी नहीं हुआ करती थी, तो एलईडी नहीं होती थी उस टाइम में मैंने आपको पहले भी ये शब्द का इस्तेमाल किया कि वहाँ के डीओपी कैमरामैन जो होते थे वो वार्म लाइट को यूज करते थे, जैसे बेबी, मल्टी, सोलर, ये सब वार्म लाइट थी। और डे लाइट में यूज करना होता तो एचएमआई यूज करते थे या रिफ्लेक्टर यूज करते थे, जो बहुत हार्ड होते थे, इतने हार्ड होते थे कि आर्टिस्ट अपनी आंख भी ना खोल पाए। तो सोचिए कि स्किन की हर बारीकी नजर आती थी इतनी हार्ड लाइट में। तो उस टाइम हमें मेकअप थोड़ा सा हैवी करना पड़ता था, तो हैवी मेकअप से हमको सब चीजों को कवर करना पड़ता था। पैचेस हो गए, अंडर आईज हो गई, या फिर कोई भी तरह का उनके चेहरे पे पिंपल्स है या स्पॉट है, या किसी तरह से अनइवन डबल टोन अगर चेहरे पे है तो डबल टोन को भी कवर करना पड़ता था। तो उसके लिए हमें हैवी मेकअप की जरूरत होती। तो उस टाइम में मेकअप हैवी होता था क्योंकि लाइटें हैवी होती थी और नेगेटिव का जमाना था। कोई मॉनिटर तो हुआ नहीं करता था कि मॉनिटर पे देख लो भाई कैसा लग रहा है, क्योंकि उस जमाने में मॉनिटर भी नहीं हुआ करते थे सर। कैमरे में डायरेक्ट रील में शूट हो रहा है, जो छप रहा है वो छप रहा है, नहीं छपेगा तो वो एडिट और डेवलपमेंट होने के बाद प्रिंट आएगा, तब प्रिंट पता होने चलेगा। के बाद पता चलेगा कि भाई ये कैसा मेकअप किया है। जी, तो जी। हर डिपार्टमेंट की एक जिम्मेदारी थी सर, जो उसे अच्छी तरह से निभानी पड़ती थी, क्योंकि वो शूट वापस नहीं होने वाला सर। एक एक फिल्म बनने में 6-6 महीना, साल भर भी लग जाते थे बिल्कुल। सर। आज तो फिल्म बनना बड़ा आसान हो गया, 40 से 50 दिन के अंदर में हो जाता है। 2 महीने का प्री करो, 2 महीने का पोस्ट करो, बीच में 40 दिन की शूटिंग करो, फिल्म रेडी है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था सर। हाँ, ये तकनीकी जो है प्लानिंग धीरे धीरे डेवलप हुई है जी। प्लानिंग तो वो टेक्निक में तो वो लाइट के अकॉर्डिंग टू हमें ध्यान रखना पड़ता था कि जैसे आज हम इंडोर हम शूट कर रहे हैं, तो इंडोर में मतलब ये है कि हमको वार्म लाइट की जरूरत पड़ेगी, पूरी येलो लाइट होगी, मल्टी येलो सोर्स देती है, सोलर येलो सोर्स देता है, बेबी येलो सोर्स देता है, तो ये येलो सोर्स की लाइटिंग होती थी। इवन हमारे मेकअप रूम के अंदर भी उस टाइम में जो CFL बल्ब लगे करते थे, अच्छा वो भी 40 वाट के, 60 वाट के, वो भी येलो टोन देते थे। अच्छा। तो हम मेकअप भी उसी टोन के ऊपर करते थे, उसी लाइटों को ऑन करके उसी लाइट में बिठा के हम मेकअप करते थे। तो जैसे हमें पता चलता था कि आज हमारे गाने का शूट है या हमारा डे लाइट का सीन है, मतलब एक्सटीरियर, जी, बाहर का। एक्सटीरियर बोले तो बाहर का सीन, बाहर का सीन बोले तो सनलाइट, सनलाइट बोले तो व्हाइट लाइट। अच्छा। उस टाइम पे फिर हम मल्की मिल्क व्हाइट बल्ब आते थे, जी जी जी। तो हम व्हाइट बल्ब लगा के फिर मेकअप करते थे, ताकि हमको व्हाइट में शूट करना है, क्योंकि डे लाइट हमेशा व्हाइट होती है, सूरज की रोशनी हमेशा सफेद होती है। जैसे कि आज हम एलईडी की बात करें तो एलईडी व्हाइट आती है, आज जी। उसका टोन व्हाइट हो गया है। जी। तो आज इंडोर, आउटडोर, एक्सटीरियर हर जगह पे व्हाइट लाइट चलती है। अगर अच्छा। मैं अपनी स्टूडियो की भी बात करूं तो व्हाइट लाइट है, जी जी जी। CFL बल्ब नहीं है जो येलो देते थे। अच्छा। 40 वाट 50 वाट के जब बल्ब हम, आपने भी बचपन में देखे हाँ होंगे जी, आपके बिल्कुल। घरों में, बिल्कुल। हमेशा वो येलो लाइट देते थे। तो अब उसका हम- इस्तेमाल नहीं होता है? अब उसका इस्तेमाल, क्योंकि शूटिंग में भी एलईडी आ गई है, अच्छा। वहां पे भी यही लाइट, व्हाइट लाइट का इस्तेमाल होता है। हर घरों में, हर ऑफिसों में, आपके घर में मेरे ख्याल से श्याम जी एलईडी लगी होगी। सबके वहां पर आजकल अधिकांश तो अब लोगों के- इंडोर भी व्हाइट हो गया, आउटडोर भी व्हाइट हो गया।
अच्छा। तो थोड़ा सा आपको लाइट का नॉलेज होना मेकअप के लिए बहुत जरूरी है, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं अभी ब्राइडल वगैरह की बात करूं, जी, जी, शादी जी। ब्याहों की बात जी, करूं, जी, जी। तो पहले की शादी ब्याहों में यूज होता था हाइलोजन। जितने ज्यादा भी लाइट होती डेकोरेशन होते थे सब डेकोरेशन में हाइलोजन का इस्तेमाल किया जाता था, और हाइलोजन की लाइट क्या थी? बहुत ज्यादा येलो, होते थे, येलो होती थी। वार्म टोन था वो। तो उस जमाने में ब्राइडल भी उस तरह के वार्म टोन किए जाते थे। अच्छा, मेकअप जो होता था उनका। उसके बाद में फिर वहाँ उसमें भी CFL लाइट आ गई, CFL बंद होके ये आ गए, LED लाइट आ गई। आज वहाँ पे भी व्हाइट लाइट यूज होती है। तो व्हाइट और येलो के बीच में फर्क अब मिट गया है, अब व्हाइट लाइट है। तो व्हाइट लाइट में जो है चेहरे पर आप किस तरह के फाउंडेशन क्या रहता नहीं, है उसका, सिर्फ कौन व्हाइट सी लाइट चीज? की बात नहीं है श्याम जी, लाइट के साथ साथ डिजिटल आ गया। पहले VHS हुआ करता था। शादी की रिकॉर्डिंग देखे तो शायद आपकी टेप में शादी की होता भी जी। एक कैसेट होगी कैसेट, VSL, जी, जिसको जी। हम VCR में देखा करते थे। बाद में लोगों ने आजकल सीडी में तो- बना लिया, फिर अभी कंप्यूटर में सेव करके रखा हुआ है। VCR भी चला गया, VCR का जमाना भी चला गया। तो उसको भी उस तरह से मैनेज करना पड़ता था सर, कि भाई कैमरे में भी तो वही शूट करेगा, क्योंकि हाँ जी। कैमरे में भी लगाने के लिए फ्लैश लाइट और हाइलोजन इतने बड़े बड़े, देखो जब कैमरे के ऊपर जो शादियों की लाइट होती थी वो भी हाइलोजन हुआ करता था। बिल्कुल। उसमें भी कोई LED लाइट नहीं थी उस नहीं जमाने थी, में। नहीं। कैमरामैन जब लाइट लेके हाथ में एक बंदा घूमता था, कैमरामैन कैमरा शूट करता था, तो 2 जन तो लगते थे दो उस लगते जमाने में। थे, बिल्कुल। तो वो था वार्म टोन, ये येलो टोन। आज भी इस चीज का ख्याल रखना पड़ता है सर, कि सीन की डिमांड क्या है। आज कोई हॉरर फिल्म वगैरह की अगर शूट कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा वार्म टोन रखता है, DOP कैमरामैन रखता है। पहले कैसा है सर, कैमरामैन, डायरेक्टर और मेकअप आर्टिस्ट, इनकी डिस्कशन हुआ करती थी सर। जी, जी। तो इनकी डिस्कशन में ये निकलता था कि भाई मेकअप आर्टिस्ट को बताया जाता था कि आज ये वाला सीन है तो वो वार्म टोन रखने वाले हैं, तो थोड़ा थ्रिलर वाला सीन है या फिर थोड़ा सस्पेंस वाला सीन है। तो कैमरामैन कहता था कि सर आज मैं वार्म टोन यूज करूंगा, आप उस हिसाब से देखिएगा मेकअप को। मेकअप वैसा ही होना है। तो उस समय फिर क्या कर, जैसे वार्म टोन में आप मेकअप कर रहे हैं अभी, जी तो उसमें आप क्या फेस पर क्या कुछ ऐसा करते सर, हैं? वार्म टोन के अंदर क्या है, हमें ज्यादा मेकअप करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि व्हाइट जो टोन होते हैं उसके कलर के खेलने की जरूरत होती है। अच्छा। जैसे अगर मैं सिंपल भाषा में आपको बताऊं, इवनिंग टाइम जो होता है वो कैसा होता है, थोड़ा ब्लूइश होता है। अगर आप गार्डन वगैरह में जाते हो तो आपको क्या नजर आता है? हरा हरा, ग्रीन ग्रीन। तो ये हरा, ग्रीन, ब्लू, ये सब कूल टोन है सर, अच्छा। जो आपकी आंखों को ठंडक देते हैं, जो आपको देखने में थोड़ा सॉफ्ट लगते हैं। स्काई ब्लू हो गया है तो ग्रीनरी में जाओगे तो आपको ग्रीन ब्लू लगेगा। तो ये ब्लूइश टोन, जो ग्रीनिश टोन जो आते हैं, ये सब कूल टोन में आते हैं। तो जब कूल या हमको करना होता है तो हम उस तरह के कलर का इस्तेमाल करते हैं आई शेडो के लिए और चीजों के लिए। वुमेन्स की लिपस्टिक शेड को देखना पड़ता है। लेकिन अगर हम वार्म टोन को अगर बात करें तो वार्म बोले तो गरम, गरम बोले तो आग, ऑरेंज कलर, रेड कलर। तो ऑरेंज, रेड, ये वार्म कलर है सर। इसको अगर हम अपने आंखों से देखेंगे तो हमारे आंखों में चुभते हैं। अगर आग को आप देखोगे तो आपको गर्मी लगेगी सर। आपको वो, भले आप आग से दूर खड़े हैं, लेकिन वो दिखने में इतने गर्म होती है कि आपको ऐसा फील होता है कि गर्म एहसास हो होता है। तो ये वार्म कलर है सर। तो रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, इस साइड में हम जाएंगे तो हम वार्म यूज करेंगे। तो जब हमको वार्म टोन यूज करना है तो हम रेडिश वगैरह टोन में चले जाते हैं, ऑरेंज टोन में चले जाते हैं। जब हमको कूल टोन यूज करना है तो हम ग्रीन, ब्लू, स्काई ब्लू, इस शेड में चले जाते हैं। तो ये दो अलग अलग पार्ट होते हैं सर। तो वो थोड़ा सा मेकअप आर्टिस्ट को नॉलेज होना जरूरी है कि वार्म क्या है, कूल क्या है। और लाइट का और बात करते हैं फाउंडेशन की, आ जाती है तो फाउंडेशन भी उसी तरह से यूज होता है। हम जैसे ऐसा करते हैं। फाउंडेशन की बात आपने की है, जी लेकिन हम बात करेंगे गाने की। इस जी, गाने के जी। बाद हम फाउंडेशन की बात करेंगे। बिल्कुल, इजाजत देंगे आप? बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। ये बताइए कि आपकी पसंद का कौन सा गाना है जो सिर्फ आपको पसंद का है? जब मैं बहुत पीक टाइम में था सर, मैं बात करूं कि 2000 की बात करूं, 2000 में मेरे पास में बिल्कुल फुर्सत नहीं सर। इतना काम था मेरे पास में कि मुझे जरा भी फुर्सत नहीं मिल पा रही थी। तब तक मैंने डेफिनेटली 90% लोगों की पहली कार की होगी। मैंने भी उस टाइम तक वो खरीद ली थी। तो मैं जब अपने काम से पैकअप के बाद निकलता था ना, तो रिलैक्स होने के लिए मैं एक गाना बजाया करता था सर। वो गाना सुनते सुनते मैं घर पहुंच जाता था सर। तो मुझे बताइए। थकान थोड़ी सी जो है ना कम हो जाती थी मेरे वाह। काम की। तो वो गाना था सर, लगी आज सावन की फिर वो घड़ी है, वही आग सीने में फिर जल उठी है। तो मैं चाहूंगा अगर हम एक बार सावन वो- की झड़ी। जी जरूर, आपकी फरमाइश पर और आपकी पसंद का गाना है। आप जी, भी जी, सुनिए, जी। हम भी सुनते हैं। लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है,
कि फिर वो झड़ी है, वही आग सीने में फिर जल पड़ी है, लगी आज सावन कि फिर वो झड़ी है। कुछ ऐसे ही दिन थे वो जब हम मिले थे, चमन में नहीं फूल दिल में खिले थे, वही तो है मौसम मगर रुत नहीं वो, मेरे साथ बरसात भी रो पड़ी है, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। कोई काश दिल पे जरा हाथ रख दे, मेरे दिल के टुकड़ों को एक साथ रख दे, मगर ये है ख्वाबों ख्यालों की बातें, कभी टूट कर चीज कोई जुड़ी है, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, वही आग सीने में फिर जल पड़ी है, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। यादों का सिलसिला। इस कार्यक्रम में अभी आपने मेकअप आर्टिस्ट अमित कच्छावा से जी श्याम की बातचीत का पहला भाग सुना। चुपके से सुन इस पल की धुन। कार्यक्रम का दूसरा भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते यादों का सिलसिला में। रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। यादों का सिलसिला।